आइए दोस्तों, फिर मैं आज एक टॉपिक लेकर आ चुका हूँ। वो टॉपिक क्या है, उस टॉपिक के बारे में जानते हैं। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है आज का दादा भाई नौरोजी, आधुनिक भारत का पितामह, आधुनिक भारत का उदारवादी नेता। तो इनके बारे में हम एक कल किताब की चर्चा किए थे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। किताब क्या नाम था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इस किताब को हमको चर्चा करना था, ये क्या है, क्यों लिखा गया, इसी किताब के ऊपर हमको चर्चा करना था। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था, जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा तो इस किताब के ऊपर मैं चर्चा करूँगा। तो इस किताब के ऊपर चर्चा करने से पहले मैं दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ बातें जान लेता हूँ। दादा भाई नौरोजी कौन थे, कहाँ के थे और उनका क्या बैकग्राउंड था, उसको जान लेते हैं। तो दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1875 को हुआ था। 1875 को ध्यान रखिएगा। दादा भाई नौरोजी का जो जन्म होगा 4 सितंबर 1875 को होगा। और कहाँ होगा? तो यह होगा कहाँ? बॉम्बे, मुंबई। कहाँ? मुंबई। और यह गुजराती भाषी परिवार में होगा। मैंने गुजराती भाषा के जानने वाले भाषी पारसी परिवार में होगा। किसमें होगा? पारसी परिवार में इनका जन्म होगा। जैसा इनका बेसिक इंफॉर्मेशन जाने, इनका जन्म बॉम्बे में हुआ 4 सितंबर 1855 को। और ये गुजराती भाषा को जानने वाले थे और साथ ही इनका जो परिवार था वो फारसी समुदाय से बिलोंग करता था। तो जैसा कि हम लोग जाने, इनका जन्म 4 सितंबर 1875 को बॉम्बे में हुआ। और एक गुजराती भाषा इनका परिवार जानता था। और वो किस परिवार में? तो फारसी परिवार में। अब हमको चर्चा क्या करना है इस पर, जानते हैं दोस्तों। एक चीज और आप इसके बारे में ध्यान रखिए, ये जाने जाते हैं एक चीज के लिए, इनको एक नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनका आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो इनको एक नाम से भी जाना जाता है। वो नाम क्या है? तो इनको ध्यान रखिएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के यदि नाम से कोई पूछा जाए, कहीं एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताइएगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो वह दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इनके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। ये 2 संगठन के संस्थापक थे। ये 2 संगठन के स्थापना किए गए थे। वो 2 संगठन क्या है उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ही 2 संगठन की स्थापना किए थे। वो 2 संगठन क्या है? तो एक है लंदन इंडियन सोसाइटी, ध्यान रखिएगा। एक है लंदन इंडियन सोसाइटी, सोसाइटी। तो एक किताब का नाम इनका हो गया, मान एक संस्था का नाम है इनका, जो लंदन में स्थापित किए थे राष्ट्रवादियों की भावना को जगवाने के लिए ब्रिटिश के समक्ष, लंदन इंडियन सोसाइटी। तो साथ ही एक और संगठन की स्थापना किए थे, उसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, वो दादा भाई नौरोजी ने। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन
ईस्ट ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो आप बताइएगा कंपटीशन में कहीं भी, क्यों? दादा भाई नौरोजी। तो साथ ही एक और जो संगठन का नाम आपने बताया हूं, एक है लंदन इंडियन सोसाइटी, लंदन इंडियन सोसाइटी। तो ये दोनों चीज जान गए आप, दो आपको क्वेश्चन मिला ऑब्जेक्टिव। साथ ही उनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसी को दादा भाई नौरोजी को नहीं जाना जाता है, ये इनका एक संगठन हुआ। तो साथ ही इनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, आइए। तो ये कांग्रेस के संस्थापक सदस्य हैं। जो आप कांग्रेस, जैसे कि कल एक वीडियो मैंने कांग्रेस के बारे में चर्चा किए थे, जब कांग्रेस 1885 में जब उसकी स्थापना हुआ था, तो ये कांग्रेस के संस्थापक सदस्य हैं। एक कांग्रेस के संस्थापक सदस्य भी है, सदस्य भी थे। और यदि ये पूछ लिया जाए कि दादा भाई नौरोजी उग्रवादी थे कि उग्रवादी, तो ये भी पूछा जाता है। तो ये बताइएगा आप, ये उग्रवादी नेता थे। कौन थे? उग्रवादी नेता थे, क्योंकि ये भी पूछ लिए जाते हैं कि लाला लाजपत राय या दादा भाई नौरोजी किस गुट के नेता थे, किस नेचर के नेता थे? तो ये उग्रवादी नेता थे। तो क्या जाने, ये कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे और उग्रवादी नेता थे। तो साथ ही इन्होंने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता किए थे। तो कब किए थे वो भी जान लीजिए आप। तो कांग्रेस की इन्होंने 3 बार अध्यक्षता किए थे। तो कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता कब किए थे? तो ध्यान रखिए, कांग्रेस की 3 बार कांग्रेस की 3 बार अध्यक्ष बने। कब बने? अध्यक्ष बने। 1 मिनट। 3 बार अध्यक्ष बने। वो 3 बार कौन कौन है? तो ध्यान रखिएगा, एक है 1986, एक है 1986 नहीं, एक है आपको होगा 1886 और 1885, मैं मिस्टेक कर रहा हूं, एक हो गया, एक हो जाएगा 1906, एक 1906 हो जाएगा और एक 1886, एक को मिस्टेक कर रहा हूं, मैं आपको हेल्प कर दूंगा बाद में। तो कांग्रेस का स्थापना, कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने हुए थे, एक 1886, एक 1906, मैं एक मिस्टेक करूं, मैं आपको बाद में हेल्प कर दूंगा। तो जैसा कि मैंने इनके बारे में जाने कि इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम जाना जाता है। इनका 2 संगठन था, एक था आपको लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अब मैं इस किताब के ऊपर चर्चा करना चाह रहा हूं, जो अब मैं अपने मुख्य बिंदु पर जाता हूं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। तो इसी किताब के ऊपर मेरे को चर्चा करना था। तो इस किताब के ऊपर मेरे को बताना था ये किताब क्यों लिखी उन्होंने और ये किताब बताना क्या चाह रहा है। जैसा कि अंग्रेज जो था वो क्या बोल रहा था भारतीयों को समक्ष और विश्व समक्ष, मैं भारत को सर्व करने आया हूं, भारत को मजबूत करने आया हूं, विकसित करने आया हूं, डेवलपमेंट करने आया हूं। ये ब्रिटिश से कहना था भारतीयों के समक्ष, साथ ही वैश्विक स्तर पर, कि मैं भारत का शोषण नहीं कर रहा हूं, मैं भारत का डेवलप करने आया हूं, यहाँ के लोगों को सब बनाने आ रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं था। यदि उन्होंने ऐसा करता तो ये किताब इनको लिखने की जरूरत ना पड़ती, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। तो पॉवर्टी का मतलब आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्त, गरीबी और अन ब्रिटिश का मतलब हो गया, जैसे कि ये मैं ऑनेस्टी मतलब ईमानदार और डिसऑनेस्टी माने बेईमान, तो उसी पैटर्न पर ये सब लगा हुआ है अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। जो ब्रिटिश रूल जो ब्रिटेन में था उसके विपरीत भारत में था।
यानी कहने का मतलब ऑनेस्टी माने ईमानदार होता है, तो उसके विपरीत क्या होता है? बेईमान होता है। ईमानदार के विपरीत बेईमान। उसी प्रकार ब्रिटिश माने वो ब्रिटिश जैसा रूल था ब्रिटेन में, उस प्रकार का रूल भारत में नहीं था, इसलिए अन ब्रिटिश रूल ऑफ क्या, अन ब्रिटिश। तो हम ये जानेंगे अन ब्रिटिश क्या था, रूल क्या था, और साथ ही ये गरीबी, पॉवर्टी माने गरीबी, भारत में गरीबी हुआ कैसे। तो इसी गरीब होगा कैसे? तो धन का निकासी होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? जब हम धन का निकासी नहीं करेंगे, धन का निकासी, तो भारत से इन्होंने, ब्रिटिश ने धन का अधिक मात्रा में निकासी किया, यानी यहां से धन ले गए, लेकिन उसके बदले क्या हुआ? कुछ नहीं मिला। तो धन के निकासी का मतलब होता है कि ब्रिटेन सरकार यहां से तो ले गए, ब्रिटेन सरकार यहां से भौतिक चीजें ले गए, यहां से भौतिक चीजें ले गए, लेकिन उनके बदले मेरे को भारत को कुछ नहीं मिला। इसी को धन निकासी कहा जाता है। अब बोलिएगा भाई कि गरीबी, आप कह रहे धन की निकासी, तो धन का निकासी इन्होंने कैसे कैसे किया, आप जरा ये भी बता दीजिए। तो आइए मैं अभी बता देता हूं। तो धन की निकासी का मतलब हो गया कि ब्रिटेन सरकार यहां से भौतिक चीजें तो ले गए, लेकिन उसके बदले भारत को कुछ नहीं मिला। यही धन का निकासी है। तो धन का निकासी इन्होंने किया, तो किस प्रकार किया और इसका सोर्स क्या है, तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो धन का निकासी का सोर्स क्या है, आइए जानते हैं। धन का निकासी, अब देखते हैं कैसे ब्रिटेन धन का निकासी करता है। धन की निकासी कैसे करता है, तो मैं बताता हूं आपको निकासी कैसे करता है। तो आप जानिए, सेवा के माध्यम से। अब कहा था ब्रिटिश सरकार कर रहे हैं, भाई हम आपको यहां सेवा कर रहे हैं, एज ए कलेक्टर, ऐसे गवर्नर, ऐसे कर्मचारी। तो वो सेवा के माध्यम से जो यहाँ कर्मचारी, जो कंपनी का काम, सेवा कंपनी कर्मचारी था, कंपनी का जो कर्मचारी था, तो उसके बदले जो भी सेवा के माध्यम से कैसे, तो सेवा के माध्यम से किसके माध्यम से ले जाते थे पैसा? सेवा के माध्यम से। साथ ही 5% की लाभांश भी दिए थे। आप बोलेंगे 5% लाभांश, जब रेलवे का यहां निर्माण किया जा रहा था तो वहां की कंपनियों को 5% लाभांश गारंटी दिया गया था, चाहे हमारा रेलवे यहां डूब जाए, कर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यदि यहां पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं भारत में रेलवे के ऊपर, तो आपको 5% की लाभांश दिया जाएगा। यानी 5% की लाभांश की गारंटी। यानी कहने का मतलब ये हुआ, आप यदि रेलवे में इन्वेस्टमेंट करते हैं ब्रिटिश कंपनी, और वो रेलवे डूब जाती है कर से, तभी आपको 5% की लाभांश गारंटी मिलेगा। तो इसके माध्यम से इन्होंने पैसा ले गया 5% गारंटी के माध्यम से। साथ ही सुरक्षा के माध्यम से। अब कहिएगा सुरक्षा, अब सुरक्षा का मतलब हो गया जैसे कि उनका यहाँ पर पुलिस प्रशासन, सैनिक था, तो उनके अस्त्र शस्त्र, उनके वस्त्र, ये सब के माध्यम से उन्होंने क्या किया, यहां सुरक्षा के माध्यम से लेके सुरक्षा के माध्यम से, जैसे कि सैनिक का हो गया, अस्त्र शस्त्र हो गया, उनका कपड़े हो गया, ये सब सुरक्षा के माध्यम से हो गया। तो साथ ही एक संगठन था, एक कंट्रोल बोर्ड था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कंपनी को नियंत्रित करने के लिए इसको ब्रिटिश सरकार ने स्थापित किया था। तो उनका भी जो खर्चा था वो भारतीय धन से होता था, भारतीय राजस्व से होता था, उसके माध्यम से लेके गए। तो साथ ही भारतीय सचिव, जो ब्रिटिश का एक मंत्री था, जो भारत सचिव बना हुआ था, तो उसका भी सैलरी के रूप में, वेतन के रूप में जाता था। साथ ही जो 1857 का जो विद्रोह हुआ मेरे दोस्त, 1857 का विद्रोह हुआ, उस पूरा का खर्चा ब्रिटिश सरकार ने किससे लिया? भारत राजस्व पर लिया। साथ ही अफगान का जो खर्च हुआ, अफगान युद्ध हुआ था,
ब्रिटिश अफगान युद्ध, अफगान युद्ध, उसका भी ब्रिटिश सरकार ने इसके माध्यम से पैसा इकट्ठा किया। तो साथ ही दोस्तों प्रथम युद्ध जो हुआ तो उसके माध्यम से प्रथम युद्ध के जितने भी खर्च हुआ वो भारत सरकार यानी भारतीय राजस्व के माध्यम से ही उसका खर्च पूरा किया गया। तो जैसा कि हम लोग जाने धन का निकासी कैसे हुआ, और आप भी जानेंगे उपहार के माध्यम से, उपहार के माध्यम से, कर के माध्यम से, ये सबके विभिन्न प्रकार से, खनिज तत्वों के माध्यम से, इस सब माध्यम से इन्होंने क्या किया, धन का निकासी किया। और भारत क्या हुआ, गरीब हुआ। जब गरीब होगा तो उसके पास पैसा नहीं रहेगा तो एजुकेशन नहीं रहेगा, एजुकेशन नहीं है, स्किल नहीं रहेगा तो बेरोजगार होगा। तो गरीबी और बेरोजगारी की चक्र भारत में चलते रहेगा। तो जैसा कि हम लोग पॉवर्टी के बारे में जाने, अब जानेंगे अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया क्या है, आइए जानते हैं। तो अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया कहने का मतलब हम ये हुआ कि ब्रिटिश में तो ब्रिटेन में तो ब्रिटिश रूल है, लेकिन भारत में क्या है वह रूल नहीं है। तो उसका इंपैक्ट क्या होता है, कैसे नहीं है, उसको हम लोग जानते हैं। आइए, जैसा कि ये ब्रिटेन हो गया, आपको ब्रिटेन हो गया, जैसा कि यूके, और ये आपका इंडिया हो गया। तो यहां पर क्या है, यहां यूके हो गया, तो यहां क्या है, ब्रिटिश रूल है। क्या है यहां पर, ब्रिटिश रूल है। यहां पे क्या है, अन ब्रिटिश रूल है। क्या है, अन ब्रिटिश रूल है, अन ब्रिटिश रूल है। अब देखिए यहां ब्रिटिश रूल है, यहां अन ब्रिटिश रूल है। तो अन ब्रिटिश रूल क्या है और ब्रिटिश रूल क्या है, तो जैसा कि हम लोग देखेंगे अन ब्रिटिश रूल में क्या होगा कि यहां संवैधानिक शासन नहीं होगा। कहां नहीं होगा, अन ब्रिटिश रूल। तो यहां क्या होगा, संवैधानिक शासन नहीं होगा। क्या होगा, संवैधानिक शासन नहीं होगा। क्या होगा, संवैधानिक शासन नहीं, यानी यहां संविधान के अनुसार कोई भी शासन नहीं चलेगा, निरंकुश शासन रहेगा ओनली ब्रिटिश सरकार का, संवैधानिक शासन नहीं। तो साथ ही नागरिक अधिकार नहीं, मेरे को कोई अधिकार नहीं, नागरिक अधिकार नहीं। जैसा कि अभी हम लोग को अधिकार मिला हुआ, कहीं भी बोलते हैं, कहीं भी जाते हैं, कहीं भी घूमते हैं, लेकिन उस प्रकार कोई भी अधिकार नहीं। जैसा कि यहाँ पर आपको मालूम होगा हमारे भारतीय संविधान में भाग 3 में आपको 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार दिया गया, अधिकार दिया गया मेरे को, समानता का, स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उस प्रकार का अधिकार मेरे को उस टाइम पीरियड में नहीं था, तो नागरिक अधिकार नहीं। तो साथ ही लोकतांत्रिक अधिकार नहीं, साथ ही लोकतांत्रिक अधिकार नहीं, यानी हम अपने तरीका से अपने उम्मीदवार का चयन नहीं कर सकते हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, किसी पर चुनाव नहीं होता था, हम अपने उम्मीदवार खड़ा नहीं कर सकते हैं, तो लोकतांत्रिक अधिकार नहीं। तो साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता नहीं थी, प्रेस पर अंकुश लगा हुआ था, प्रेस पर अंकुश लगा हुआ था। प्रेस की स्वतंत्रता पर क्या लगा हुआ था, प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा हुआ था, अंकुश लगा हुआ था। अब बताइए, यही है ब्रिटिश रूल भारत में, तो प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा हुआ था। तो साथ ही नस्लीय विभेद था। क्या था, नस्लीय विभेद, जो हमारे साथ वो नस्लीय विभेद करते थे, कहते थे कभी तुम लोग असभ्य हो, काले हो, वो नस्लीय विभेद करते थे। क्या करते थे, नस्लीय विभेद, नस्लीय विभेद था, नस्लीय भेदभाव करते थे, भेदभाव करते थे। तो साथ ही दोस्तों यहां पर औपनिवेशिक आर्थिक नीति था। तो औपनिवेशिक आर्थिक नीति में क्या होगा, स्थानीय जमींदारी व्यवस्था, रहतवारी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था, इसके माध्यम से क्या होता था, यहां से आर्थिक नीति पैसे ब्रिटिश जाता था, ब्रिटेन जाता था। तो औपनिवेशिक आर्थिक नीति थी यहां पर। साथ ही यहां वैज्ञानिक शिक्षा नहीं था। क्या नहीं था, वैज्ञानिक शिक्षा नहीं था, वैज्ञानिक शिक्षा नहीं था, वैज्ञानिक शिक्षा नहीं था। तो इसके साथ ही यहां औद्योगिकरण नहीं हुआ, क्योंकि पैसे तो सब यहीं लेके चले गए, मेरे पास पूंजी था नहीं, वहां औद्योगिकरण हुआ, यहां औद्योगिकरण नहीं हुआ। तो उसके विपरीत क्या कहेंगे उसको, विऔद्योगिकरण। तो भारत में क्या हुआ, विऔद्योगिकरण, औद्योगिकरण नहीं हुआ। तो साथ ही यहां बेरोजगारी था। क्या था, बेरोजगारी था।
अब बेरोजगारी होगा तो स्वाभाविक सी गरीबी रहेगी, गरीबी। और दोनों का कारण क्या है? अशिक्षा। तो यहां पर अशिक्षा भी था। यही है उनका अन ब्रिटिश रूल कहने का मतलब। अन ब्रिटिश रूल कहने का मतलब, साथ ही जब पूरी धन संपत्ति लेके चले जाते, खदान लेके चले जाते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर कृत्रिम अकाली पड़ेगा, तो बार बार अकाली पड़ता था। तो ये है अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। यानी कहने का मतलब हुआ उनकी जो नीतियां थी, जो ब्रिटेन में था उस प्रकार की नीतियां यहां नहीं था। तो आप ये भी पूछ लेंगे तो भैया ब्रिटेन में क्या कैसा रूल था, तो आइए थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। तो ब्रिटेन में कैसा रूल था, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि भैया कि आप अन ब्रिटिश रूल थे, बता दिए ऐसे ऐसे थे। तो ब्रिटेन में कौन कौन सा रूल था, जैसे कि वहां का विकास हुआ, तो आइए ना जानते हैं हम लोग क्या था। तो ब्रिटेन में क्या था, तो वहां संवैधानिक शासन था। क्या था वहां? संवैधानिक शासन था। संविधान के अनुसार सब चल रहा था। साथ ही वहां नागरिक अधिकार था। क्या था? नागरिक अधिकार था। क्या था? नागरिक अधिकार था। लोकतांत्रिक व्यवस्था था। क्या था? लोकतांत्रिक व्यवस्था था। साथ ही प्रेस की आजादी थी, प्रेस की स्वतंत्रता था, समानता था, साथ ही बंधुता था, नस्लीय विभेद नहीं था। तो ये सब ब्रिटेन में था। वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा था, तो वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा था, तो साथ ही वहां मशीनीकरण हुआ तो औद्योगिकरण हुआ, तो साथ ही वहां तो औद्योगिकरण हुआ, मशीनीकरण, तो वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत हुआ और लोगों का जीवन स्तर ऊंच हुआ। तो इस प्रकार दादा भाई नौरोजी ने उनके ब्रिटिश रूल को देखे ब्रिटेन में, तब देख रहे हैं कि भाई उनके ब्रिटिश रूल के चक्कर रूल के से ब्रिटेन का कितना विकास हो रहा है, लेकिन भारत में उसके विपरीत तो हो नहीं रहा है, उस प्रकार तो हो नहीं रहा। तब इन्होंने एक किताब निकाला अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इस टोटल किताब का नाम हुआ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। जैसा कि हम आपको पहले ही बता दिए थे, जो किताब लिखने का कारण था इनका यही सब चीज देखे, क्योंकि ये लंदन में रहते थे, बार बार कहते थे भारतीयों को, भाई मैं आपको सब करने आया हूं, सब बनाने आया हूं, मजबूत करने आया हूं, डेवलपमेंट करने आया हूं। तो ये तो लंदन में रहते थे, लंदन के भी कल्चर को देखते थे, लंदन के विकास को भी देखते थे, यानी भारतीयों को देखते थे कि भैया कभी यहां तो विकास तो हो नहीं रहा है, तो वहां तो ब्रिटिश रूल है, यहाँ ब्रिटिश रूल तो है नहीं, तो क्या रूल है? अन ब्रिटिश रूल है। यही से संपत्ति वहां जा रहा है, पूंजी वहां जा रहा है, तो वहां ध्रुवीकरण हो रहा है। तो इस प्रकार भारत का ब्रिटिश सरकार ने शोषण किया। जब शोषण किया तो दादा भाई नौरोजी ने इस प्रकार की किताबें लिखी। तो आप जान गए इसके वीडियो में। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं एक सेंटेंस लेके आऊंगा, और वह एक रणनीति है गांधी जी का। वो रणनीति क्या है मैं बता देता हूं। साध्य और साधन। साध्य आप पढ़ेंगे इनका एक साध्य और साधन, गांधी जी का रणनीति था। साधन ये क्या है और वैश्विक स्तर पर इसका क्या प्रभाव चल रहा है, अभी भी क्या प्रभाव है, हमारे इतिहास में क्या दिया हुआ था। तो आज भी विश्व को एक शांति बनाने का प्रयास कर रहे हैं भारत। वैश्विक विचारधारा और भारतीय विचारधारा क्या अंतर है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।